हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में चर्चा करेंगे येस बैंक के बारे में। और येस बैंक की चर्चा क्यों करनी है ये सुन लीजिए। देखिए, येस बैंक का शेयर मैंने एफपीओ में लिया था। 12 रुपये में लिया, 15 रुपये में बेच दिया। कुछ ही दिनों में बिक गया था। 1 महीने का भी टाइम नहीं लगा था, बट पैसे बन गए थे। तब मैंने कुछ वीडियो भी शेयर की थी अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि भाई मैं एफपीओ में क्यों पैसे लगा रहा हूँ। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगाया था, छोटा सा अमाउंट लगाया था। उसके बाद कुछ वीडियोस हमने रेगुलरली अपडेट भी की थी येस बैंक पे। तो उस समय से बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनके कमेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि सर येस बैंक ने आपका क्या बिगाड़ा, इसका रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा, आपने तो इससे प्रॉफिट कमाया था। अब येस बैंक का रिजल्ट एनालिसिस की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैं इसलिए एनालिसिस कर रहा हूँ। अब येस बैंक से के अंदर बात क्या है कि देखिएगा, बैंक अब ठीक हो रहा है, नो डाउट। लेकिन उससे बड़ी बात मैं बताऊंगा आपको येस बैंक के कि भाई साहब, येस बैंक में जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं, जो पुराने भाव हैं, भाई वो ना अब सपना है, वो आप भूल जाइए। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टर इमोशनल होता है, मैं आपको ये बोल दूं कि भाई इमोशंस की जगह नहीं होती यार। इंसान है, इमोशंस तो रहेंगे यार, इमोशंस ख़त्म नहीं हो सकते। लेकिन ये है कि हम इमोशंस के साथ साथ थोड़ी समझदारी भी यूज़ कर लें। तो थोड़ी सी समझदारी यूज़ करेंगे तो मैं आपको देखिएगा अपनी समझदारी से जो मुझे सही लगता है, मैं रिजल्ट से पहले ही आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों का रिजल्ट में भी इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट इस बात में है कि यार शेयर प्राइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में सर क्या बोल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ करूँगा। मैंने ज़्यादा स्लाइड भी नहीं लगाएंगे, पर बात ये है कि आप ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, शेयर का भाव है 14.5 रुपये के आसपास। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, मैं हालांकि देखता रहता हूँ इसको क्योंकि सवाल आते रहते हैं। तो 15 रुपये से नीचे है और अभी थोड़े दिन पहले 12 रुपये चल रहा था। 14.5-15 रुपये के बीच में, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में इसमें अच्छी तेजी भी हमें देखने के लिए मिली। एज ए इन्वेस्टर भाई साहब, अगर आप इसको 5, 7, 8 साल रख सकते हो और रेगुलरली वॉच कर सकते हो तो सकता है कि आपके शेयर्स ये पैसे 4-5 गुना कर दे, नो डाउट। लेकिन आप ये कहोगे कि मेरा शेयर का भाव 500 रुपये हो जाए पुराने वाला, भाई वो बड़ा मुश्किल है। देखिए, शेयर बाजार में हो कुछ भी सकता है, बट आज की डेट में प्रैक्टिकली सोचो, हो सकता है कि अगले 4-5 साल में आपका पैसा बन जाए, डबल भी हो जाए, 3 गुना भी हो जाए। और इसी उम्मीद में सब लोग लेके बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आप मेरे से शॉर्ट टर्म में पूछेंगे कि भाई अगले 1 साल में क्या होगा या 1.5 साल में क्या होगा, तो मुझे कोई ऐसा अब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लग रहा कुछ भी कि भाई मैं आपको ये कह दूं कि अगले 1.5-2 साल में आपके पैसे यहाँ से 3 गुना हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे। आपको 30, 40, 50, 60, 70 बहुत अच्छे पॉजिटिव केस में 100% तक रिटर्न मिल सकती है, नो डाउट। लेकिन चांसेस कम है। तो मुझे अभी भी इसमें चांसेस कम क्यों लगते हैं वो मैं आपके साथ बात करूंगा। लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकता है, क्योंकि देखिएगा बैंक में रीस्ट्रक्चरिंग कर रहा है, नो डाउट। और बैंक के कुछ एम्प्लॉयज़ जो है हमारे रिलेशन में भी हैं, कुछ हमारे व्यूअर्स भी हैं, उनसे भी मेरी बातचीत हुई है। तो कुल मिला के बैंक रिटेल पे फोकस कर रहा है। और जो नई मैनेजमेंट है, जो SBI के द्वारा अब कंट्रोल हो रहा है बैंक, तो काफ़ी अच्छा कर भी रही है, नो डाउट। तो देखिए कि पुराने पाप इतने हो रखे हैं कि उनकी धुलाई करने में ना अभी बरसों लग जाएंगे। तो अब चर्चा कर लेना शुरू। तो आपको मैं किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता कि भाई आप ये कहेंगे जी नहीं ये शेयर्स में दम नहीं है। नहीं, शेयर में ऐसा कुछ नहीं है कि देखिएगा पुराने जो पाप हैं उनका भुगतान तो करना पड़ेगा। तो वो भुगतान करने का समय पीरियड अभी चल रहा है। तो जब भुगतान ख़त्म हो जाएगा तो शेयर अच्छा कर सकता है। तो 4946 करोड़ ये इंटरेस्ट अर्न थे इसके पिछले क्वार्टर में। आपको पता है, मैं जब भी एनालिसिस करता हूँ बैंकों का तो पिछले क्वार्टर से ही कंपेयर करता हूँ। इस बार है 5134। कुल मिला के सभी जगह पर ऐसा नहीं लग रहा कि अभी बीमार बैंक है। जितनी भी इंटरेस्ट की अर्निंग्स हैं वो सब कांस्टेंट है। जैसा पिछले क्वार्टर में कमा रहे थे वैसे ही आपने यहाँ भी कमाया। अदर इनकम की फिगर्स आपकी बताती है कि भाई आप ऑपरेशनली कैसा कर रहे हैं। तो 925 करोड़ की आपको फीस, बेस इनकम, ब्रोकरेज, एक्सचेंज करेंसी,
जो आप करते हैं करेंसी को, उसकी जो कमीशंस हैं वो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इक्विटीज़, जो भी मिसलेनियस इनकम्स हैं वो सब अदर इनकम्स में आती है। तो वहाँ पर आपकी इनकम्स तकरीबन 10% के आसपास गिरी है। तो ये देखिएगा, ये वास्तव में पूरे बैंकिंग सिस्टम के अंदर ही हमें देखने के लिए मिला, कहीं कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो ये वास्तव में एक स्लो डाउन की निशानी होती है कि भाई बैंकिंग सिस्टम में इस पीरियड में थोड़ा सा स्लो था। तो मोस्टली बैंकों में था, सिक्वेंशियल बेसिस पर हमने बड़े बैंकों को भी देखा, और कल हमने एनालिसिस किया था आपके साथ कोटक और ICICI बैंक का, तब भी हमने ऐसी बात की थी। अब देखिएगा टोटल इनकम आपकी 5872 से 5959 करोड़ बढ़ी है, तो कंफर्टेबल है। इंटरेस्ट की इनकम्स एज इट इज़ जैसे कंफर्टेबली बढ़नी चाहिए थी, बढ़ गई। एम्प्लॉय के खर्चे भी बढ़ गए, अदर एक्सपेंसेस भी, आपके खर्चे भी जैसे बड़े बैंकों के बढ़े उसी तरीके से सेम पेस में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 778 से घटकर 593 करोड़ है। तो ये आपको पसंद नहीं आएगा कि भाई प्रॉफिट घट गए, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा 271 करोड़ से घटकर प्रोविजंस हो गए 175। पूरे बैंकिंग सिस्टम में इस बार प्रोविजंस घट रहे हैं, यानी बैड लोन्स की जो स्थिति है वो बैंकों के लिए फेवरेबल हो रही है, यानी कि पैसा डूबने की जो दर है वो कम हो रही है। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए भी। लेकिन जो ऑपरेशनल फ्रंट पे बेनिफिट आने चाहिए, भाई धंधा बढ़ना चाहिए, वो धंधा नहीं बढ़ रहा है। जो पुराना धंधा है उसमें पैसे कम डूब रहे हैं, लेकिन नया धंधा नहीं मिल रहा है। नए धंधे की रफ्तार धीमी हो गई और उसका मेन रीज़न है इंटरेस्ट बढ़ना। तो अब इन सब के बावजूद इस बैंक ने जो प्रॉफिट कमाए वो 314 करोड़ रुपए कमाए, जो पिछले बार 371 थे, बढ़िया है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा 50110 ये इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल है, रुपीज़ इन लैक्स हैं, तो करीबन 2500 करोड़ की भाई साहब इसकी इक्विटी है। अगर हम इसको 2 जीरो को हटा दें और इसको 2 रुपये से डिवाइड कर दें तो आपको पता चलेगा कि भाई तकरीबन 5011 करोड़ की इक्विटी, और 2 रुपये से अगर आप डिवाइड कर दें तो करीबन 2500 करोड़ शेयर्स हैं इनके पास। अब इन शेयर्स की वैल्यू, अब ये इतने नंबर ऑफ शेयर्स जब कभी बाजार में ट्रेड करेंगे तो सप्लाई कितनी आएगी, आप ये समझ सकते हैं कि भाई सप्लाई कितनी आएगी। तो ऐसे शेयर्स की परफॉर्मेंस जब तक अच्छी नहीं आएगी, जब तक EPS एक क्वार्टर में कम से कम 1 रुपये के आसपास ना पहुँचे। अब ये केवल 13 पैसे के आसपास है। तो अगर हम इसकी EPS की बात करें तो EPS कहाँ पे है, तो EPS है 13 पैसे, जो पिछले क्वार्टर में थी 15 पैसे। तो जब ये EPS 1 रुपये आएगी तो उसमें भी आपको लगेंगे 3-4-5 साल। और क्योंकि बैंक देखिएगा अब वो पुराने रेट से ग्रो नहीं करेगा, अब इसी रेट से ग्रो करेगा। इस बार तो डी ग्रोथ हो गई। तो रिजल्ट आप ज़्यादा मत देखिएगा इसके कि भाई 15 पैसे EPS आई या 13 पैसे आई, ये दोबारा से रीबिल्ड हो रहा है। अब रीबिल्ड करने में टाइम लगता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं, देखिए अगर आप मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिएगा मेरे पास ये शेयर होता है और मैं शॉर्ट टर्म का निवेशक हूँ, तो 15 रुपये से 18 रुपये के बीच में जहाँ पर भी मौका लग जाए वहाँ पे चौका मार देना। अगर आप बहुत ही शॉर्ट टर्म के निवेशक, अगर आप बहुत धैर्यवान हैं, बहुत आपके अंदर सहनशीलता है, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप एक बार किसी शेयर को लेते हो तो बैठ जाते हो, आप कछुए की चाल से रेस जीतना चाहते हो, आपको खरगोश से कोई मतलब नहीं है, तो भाई फिर तो आप बिल्कुल फिट है, ठीक है। हालांकि मैं फिर भी मानता हूँ कि बेटर अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध है बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी और बाकी सेक्टर्स में भी। और मेरा फेवरेट सेक्टर आप लोग जानते हैं कि भाई ये तो नहीं है, ये मेरे लिए ट्रेडिंग वाला सेक्टर तो है, मेरा ट्रेडिंग का सेक्टर बैंक निफ्टी ही है। लेकिन अगर आप मेरे से इन्वेस्टमेंट का सेक्टर पूछोगे तो भाई इन्वेस्टमेंट के एंगल से मैं बैंकिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता, और बैंकिंग में अगर दूंगा भी तो मैं कुछ सिलेक्टिव बैंकों को दूंगा। तो इससे भी अच्छी चॉइसेस हैं हमारे पास। लेकिन यहाँ पर बात ये कि इस बैंक ने बहुत अच्छा बेस बना रखा है पहले, तो बहुत सारी ऐसी हिडन असेट्स हैं जो कभी भी आपको मल्टीफोल्ड करके जो है रिटर्न्स दे सकती हैं। एज ए शेयर होल्डर आपको बेनिफिट हो सकता है, एज ए कंपनी, एज ए बैंक। तो उन एंगल से अगर आप देखेंगे तो आप बने रहिएगा इसमें। लेकिन देखिएगा EPS आपकी रिड्यूस हुई है, आपने इंटरेस्ट की इनकम आपकी बढ़ गई है, ठीक है, आपका साइज़ बढ़ गया, अदर इनकम की फिगर आपकी कम हो गई है। इसके साथ साथ आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़े हैं, तो बढ़ने ही थे, सब इन्फ्लेशनरी प्रेशर है। इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़नी थी क्योंकि इंटरेस्ट लिया ज़्यादा है तो दिया भी ज़्यादा होगा। तो कुल मिलाकर
रिजल्ट अच्छे हैं। मैं 15 पैसे और 13 पैसे में ज़्यादा कोई अंतर्भेद नहीं कर रहा, बट ये चलता रहना चाहिए। आज भाई 15 पैसे आ रहा है, अगले क्वार्टर में 15-16 पैसे आ जाए, फिर अगले में 20-25 पैसे आ जाए, फिर 1-2 क्वार्टर के बाद 30-35 पैसे आ जाए, फिर 1 रुपये आ जाए, तो 2-3-4 साल में जो है स्टेबल सी 1 रुपये के आसपास की एक क्वार्टर में ईपीएस आए, 4 रुपये की ईपीएस आए, तो फिर हम कहेंगे भाई हाँ अब इसमें ठीक हो गया है। तो उतना पेशेंस आपके पास है ना भाई, रखो। और अगर पेशेंस नहीं है ना भाई, 15 रुपये से 18 रुपये स्पेकुलेशन मूव्स आते हैं इसमें, और जब स्पेकुलेशन मूव आते हैं भाई आंख बंद करके अपना भैया बेच के बैठ जाओ और तसल्ली से और प्रभु के गुण गाओ कि भाई अच्छे पैसे बन गए निचले भाव से अगर आपने खरीदा। और अब भाई आप फंसे हुए पुराने, तो भाई फिर तो भगवान जी बेड़ा पार कराएंगे आपको, तो फिर तो मुझे अभी भी नहीं लगता। और डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। बहुत सारे लोगों के पास क्या है सिचुएशन, मैं बताता हूँ। बहुत लोगों को लगता है 12 रुपये का शेयर है, 1 लाख शेयर खरीद दिए। 12 रुपये का 13 रुपये का शेयर, तो 5 लाख शेयर खरीद लिए। भाई क्या है, 5 लाख में 60 लाख रुपये लगे, कोई बात नहीं। अब 60 लाख रुपये अगर ये 10 गुना हो गया तो मैं 6 करोड़ का मालिक हो जाऊँगा। यार ये ना सब लॉजिकल बातें नहीं है, ये सब इलॉजिकल बातें। तो इन चीज़ों में मत खोइए, ऐसा कुछ नहीं होता है। और आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिलेंगे ना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप को मैं एक सेक्टर बता रहा हूँ, सेक्टर में आप अच्छी कंपनी ढूंढ लीजिए। स्पेशलिटी केमिकल्स और नॉर्मल केमिकल्स में भी आप जाएंगे ना, मुझे लगता है कि बेस्ट सेक्टर है ये, जिसमें बहुत अपार संभावना इंडिया के अंदर है, क्योंकि इसमें इंडिया में भी और एक्सपोर्ट्स में भी है। हालांकि मैं बैंकिंग की बात करूँ, मैं दूसरा सेक्टर मुझे लगता है कि जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं, कोई कंपनी गाड़ी बनाए लेकिन ऐसे ऑटो कंपोनेंट्स जिनको कोई बीट नहीं कर सकता, यानी कि जो ईवी में भी डलेंगी, नॉर्मल व्हीकल्स में भी डलेंगी, ऐसी कंपनीज पर आप फोकस करिए। ये मेरा अपना व्यू है। ऐसी कंपनीज पर फोकस करिए जो कंजम्पशन रिलेटेड है लेकिन मार्जिन्स अच्छे हैं, और कंपनी खुद ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इसके अलावा चौथा सेक्टर मुझे लगता है टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बगैर आगे देश या संसार नहीं बढ़ने वाला। तो जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जहाँ पे आपको लगता है कि कंपनी अच्छा कर सकती है, वहाँ पर आप फोकस करिए। और भी सेक्टर्स हो सकते हैं, बट मैं जनरली जिनको अवॉइड करता हूँ, मैं यार इंफ्रास्ट्रक्चर को अवॉइड करता हूँ, नॉर्मली रियल एस्टेट को भी बहुत हद तक अवॉइड करता हूँ, मैं शुगर स्टॉक्स को भी जनरली अवॉइड करता हूँ। तो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं। हालांकि लिकर का बिज़नेस बहुत अच्छा होता है, लेकिन लिकर के बिज़नेस हमें समझ में नहीं आते, तो हम जनरली उनको भी अवॉइड करते हैं। तो अपना ज़रूरी नहीं पैसा कमाने के लिए यार सारी चीज़ें खरीदनी है। आप कुछ भी 10-15 बढ़िया कंपनी भी या 20 कंपनी भी अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे, वो भी बहुत अच्छा करके दे सकती है। अब बात करते हैं ग्रोस एनपीए। तो ग्रोस एनपीए कितना है? 13.45, और नेट एनपीए कितना है? 4.17। तो अभी भाई एनपीए तो अभी भी बहुत ऊपर है। जो 4% है नेट वाले, ग्रोथ से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो 4% है। अब इसको ध्यान रखिएगा, ये जब 1% के आसपास आए, जब ये 1% के आसपास आएगा ना, तब आपको आपके शेयर प्राइस में ग्रोथ होती हुई नजर आएगी। मुझे लगता है इसमें भी 2 साल लग जाएंगे। तो अब मैं आपको यही बोल रहा हूँ, अगर आप बहुत लंबे समय के निवेशक हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। बट मैं फिर ये कह रहा हूँ कि भाई शेयर बाजार में ना बहुत लंबे समय में ही आप पैसा बना सकते हैं। और ख़ास बात ये कि बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी का प्रॉक्सी है। इकोनॉमी ख़राब करेगी ना, ये भी ख़राब करने लग जाएंगे। तो इंडिया को भी ग्रो करना ज़रूरी है, तो इंडिया के साथ जो है बैंक्स भी ग्रो करेंगे। मुझे जो अच्छी चीज़ लगी ना इस रिजल्ट में, मैं वो आपको बताऊँगा। आप रेवेन्यूज़ को भूल जाइए एक बार। मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि जो पिछले सेगमेंट में क्या था कि पिछले बार ट्रेजरी में इनको लॉस हो रहा था, इस बार हर सेगमेंट में प्रॉफिट है। ट्रेजरी में भी, कॉर्पोरेट बैंकिंग में भी, रिटेल में भी। और बैंक इस कॉर्पोरेट से ना रिटेल में फोकस कर रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। तो जब ये आगे चल के इसके बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो सोच रहे होंगे यार ये रिजल्ट आ गया ना भाई, अब क्या यार तो 50 रुपये हो जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 15 से 18 रुपये मोस्ट प्रोबेबली। लिक्विडिटी बहुत है, शेयर्स बहुत सारे लोगों के पास है। आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाएं इंडिया के अंदर, इंडिया में क्या विदेश में भी चले जाओ जहाँ पे इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं, और वहाँ पर भी आपको भाई साहब येस बैंक का शेयर होल्डर जरूर मिल जाएगा। ठीक है जी। आप किसी अपने गली, अगर कोई बताए ना वो अलग बात है, लेकिन आपको हर गली मोहल्ले के अंदर येस बैंक का शेयर होल्डर मिल जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब शेयर प्राइस चलेगा तो यार कितनी सप्लाई आएगी। तो सब लोग प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं ना, तो उस एंगल से भी आप सोचिएगा। बड़ी इक्विटी के शेयर्स को मूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इवन ऑपरेटर्स भी बहुत जल्दी से उसको मूव नहीं करा पाते हैं।
और बहुत बार स्पेकुलेशंस मूव होते हैं, लोग शेयर्स को उठाते हैं, जब चलता है तो लोग लगता भाई अब की यार तो लॉटरी लग जाएगी, बट वो फिर स्लिप होकर नीचे आ जाता है और फिर आप निराश होते हैं। तो इस निराशा से बचने का एकमात्र इलाज है कि अपना पोर्टफोलियो बनाइए, डाइवर्सिफाइड रखिए अपने आप को और एंजॉय करिए। स्टॉक मार्केट की एक जर्नी है, उसमें बहुत पैसा आपका बनेगा, बट आपका धैर्य है, यानी कि जिसको आप पेशेंस बोलते हैं, आपकी समझ, ठीक है, और वहाँ पर आपका सारा पुरुषार्थ जो है वो निकल कर आ जाएगा। और बाज़ार की स्क्रीन आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगी उस समय पर। अगर आप निवेशक हैं तो निवेश करने के अलग रूल्स हैं, ट्रेड करने के अलग रूल्स हैं। अगर निवेशक हैं तो भैया लेके सो जाओ और इंतज़ार करो कि भाई जब आपकी नींद खुले तो आपकी मल्टीफोल्ड रिटर्न्स हो जाएं। बट ज़रूरी नहीं है कि इसी चीज़ के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस भी की हैं। तो ये पूरा एनालिसिस कैसा लगा जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स से बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।